अगर कभी भी आपको जिंदगी में ऐसा लगे ना कि आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, आपके साथ हर कोई विश्वासघात करके चला जाता है, तो रे मिस्टीरियो की उस लिस्ट के ऊपर नजर डाला जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रे मिस्टीरियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में कितने धोखे उनको मिले। 2005 में एडी गुerrero से, फिर उसके बाद चावो गुerrero से, उसके बाद विकी गुerrero से, एंड देन 2009 में बटिस्टा, और लेटेस्ट रन की बात करें तो 2022 में डोमिनिक मिस्टीरियो से। उसके बाद उनको धोखा मिला सांतोस एस्कोबार से, और 2024 में उनको कार्लिटो से धोखा मिल चुका है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर किसी बंदे को धोखा धड़ी के अंदर डालना है और एक डब्ल्यूडब्ल्यूई को परफेक्ट बंदा चाहिए, तो फिर वो नाम आता है 619 हमारे लेजेंडरी रे मिस्टीरियो का। तो धोखे खाने की लिस्ट में तो सबसे ऊपर ही आ गया रे मिस्टीरियो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और ड्राफ्ट की सिचुएशन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। रेसल वोट्स इस बात को रिपोर्ट करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ड्राफ्ट के साथ जो भी रिजल्ट मिले हैं वो उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी कुछ और चेंजेस करने वाली है, कुछ और शफल आपको दिखेंगे जब ये ब्रांड से इधर या उधर जाने की बात हो रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये ड्राफ्ट के साथ किया क्या है, और इसके ऊपर अंडरटेकर ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूं। अंडरटेकर ये बोलते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा चेंज हुआ नहीं। वो कहते हैं कि ड्राफ्ट का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर नहीं आया, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी चीजें सिमिलर ही हैं जैसे पहले थी। तो फिर ड्राफ्ट करने का मतलब क्या है, और अगर इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया तो ड्राफ्ट के बाद अब इनको और कौन सी चुल उठी है जिसमें चेंजेस लाना चाह रहे हैं। मुझे सही में कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा ड्राफ्ट का। ये नेटवर्क ने, फॉक्स या यूएसए नेटवर्क ने उनको फोर्स किया है ड्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ मतलब देखो तो क्या ही इतना बड़ा देखा। अगर मैं कुछ काम की चीज देखूं छोटी सी, तो वो ये है कि एनएक्सटी से सुपरस्टार्स मेन रोस्टर में आ रहे हैं, जो कि एनएक्सटी कॉल अप के नाम से हम लोग इसको देखते हैं। तो बाकी तो ऐसा कुछ मुझे खास, अब मुझे नहीं, क्या अंडरटेकर जब खुद कह रहे हैं भाई, तो आप बताओ ये ड्राफ्ट के बारे में आपको क्या लग रहा है। क्योंकि पहले वाला टाइम फिर भी सही था, मैंने बोला है कि बंदा एक ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव लगता था। जैसे एजे स्टाइल्स स्मैकडाउन पे आते हैं, अगर कभी रॉ पे दिख जाते तो ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, ऐसी फील आती है जैसे कंपनी ही चेंज हो गई है पूरी। ये आज से कुछ साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बाकी बताओ फिर ड्राफ्ट में आपको क्या लगा। अब तो हो चुका रोस्टर भी, बस लॉक हो ही रहे हैं अभी मंडे से, तो आप क्या कहना चाहोगे इस ड्राफ्ट के बारे में। एरिक रोवन के बारे में फाइनली पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट आ गई है, और वो ये है कि उन्होंने ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर लिया है। यानी कि अब जो ये अंकल हाउडी वाली स्टोरी लाइन है ये शुरू ही होने वाली है। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी, जो आपको पता है, रिटर्न जे ओसो वाली स्टोरी लाइन में या फिर बेफेस बना के किया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है मान सकते कि उनको अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन से अलग रखा जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वो अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन में ही आ जाए। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इनको फिलहाल उस स्टोरी लाइन के लिए हो सकता है बिल्ड कर रही है। तो बस कुछ ही दिन बाकी रह गए और आपको जो अंकल हाउडी और ब्रे वाइट वाली स्टोरी लाइन है वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाएगी। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये बहुत ज्यादा फनी है। ट्विटर स्पेस आपको पता है, एक्स स्पेस, जहां पे आके बातें करी जाती है, जैसे इंस्टाग्राम पे लाइव होता है वैसे यहाँ पर ये बस आके स्पीकर होस्ट होते, सब आपको पता ही है। यहाँ पे ये बातें चल रही थी इनके बीच में, जहाँ पे कोडी रोड्स भी थे, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक तरीके से बात चल रही थी कुल मिला के, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही टोनी खान का नाम लिया गया, अब ये पता नहीं कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझ के ट्रिपल एच ने किया ऐसा, लेकिन वो ट्विटर स्पेस को लीव कर देते हैं। ये कुछ बहुत ही फनी लगा मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्लिच हो, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि चल भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, बट फिर भी फनी बहुत था। और ये जो वीडियो है फिर वो वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर पे, कि देखो भाई जैसे ही टोनी खान का नाम लिया गया, जैसे एडब्ल्यू कंपनी के बारे में बात हुई, तो वैसे ही जो ट्रिपल एच है वहां से कल्टी काट लिए। अगली स्टोरी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के बारे में, जो कि इटली में हुआ था। और भाई इस लाइव इवेंट के अंदर एक ऐसा धांसू मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया। ये मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था, और इस मैच में गुंथर भी इन्वॉल्व थे। ये मैच था जे ओसो वर्सेस डेमन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर वर्सेस चैट गेबल के बीच में। आपको पता है जो लाइव इवेंट वाले मैचेस होते हैं वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि चलो भाई वहां पे जो फैंस हैं उनको एंटरटेन कर देते हैं, बस इसीलिए होता है। और ये इसका पर्पस, ऑब्वियसली यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो डेमन प्रीस्ट ही रिटेन करते हैं। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या लाइव इवेंट से ही हिंट कर रही है कि गुंथर का जो अगला स्टेप है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, मेन पिक्चर, मेन टाइटल सीन वाला ही होने वाला है। वैसे हमको पता ही है, इसीलिए उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी गई है। तो अब दिन उल्टे काउंट कर सकते हो कि कब एंटर करने वाले हैं गुंथर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के सीन के अंदर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और पैट मैकेफी के शो पर आए थे ड्रू मैकिंटायर। ये वर्चुअली हुआ था, और यहाँ पे इन्होंने कुछ बहुत खतरनाक बातें बोली हैं। सबसे पहले तो उन्होंने माइकल कोल के बारे में बोला कि भाई माइकल कोल तो बड़ा ही अजीब बंदा है। पहले तो ये मेरे बारे में बोलता था किसने कैसे पैंडेमिक में पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को संभाला है, आज यही माइकल कोल मुझे हिपोक्रेट कह रहा है, आज यही माइकल कोल मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। तो पैट मैकेफी इसको जरा तो अच्छे से समझा दे माइकल कोल को, वरना इस इंसान के लिए ठीक नहीं होगा। और ये छोड़ो भाई, सीएम पंक के बारे में उन्होंने क्या बोला। सीएम पंक के बारे में तो सीधे सीधे उन्होंने ये बोल दिया कि अगर मेरी शादी ना हुई होती तो फिर मैं सीएम पंक की जो गर्ल है उसको लेके चले जाता। मतलब कि वो एजे ली की बात कर रहे थे कि बस
से एजे ली को भी वो लेके हो जाता है फरार। ऐसा मतलब फरार इन द सेंस कि वो कहना चाह रहा है कि उसके ऊपर भी मैं कब्जा कर लेता। तो ये तो भाई पीजी वाला जो WWE का कंटेंट है वो बिल्कुल एंड होते हुए दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ टेलीविजन के हिसाब से तो छोड़ो, इंटरव्यूज के अंदर भी नहीं बोली जाती। तो क्योंकि WWE के टेलीविजन वाले प्रोडक्ट में सुपरस्टार्स का फ्रीडम है, तो फिर अब वो ऐसी बात भी बोल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये तो सिर्फ उन्होंने स्टोरी लाइन को और गर्मा गर्मी पैदा करने के लिए किया था। बाकी देखो अब जब ड्रू मैकिंटायर CM पंक बिल्कुल 100% दोनों फिट होके आएंगे तो एक कितनी कमाल की और तगड़ी फ्यूड देते हैं। अरे भाई साहब, क्या बैकलैश जो होने वाला है फ्रांस में, वहां पर जॉन सीना भी होंगे। तो जॉन सीना की लेटेस्ट पिक्चर है फ्रांस से, और यहाँ पे इनको फ्रांस में देखा गया किसी फैन मैन के साथ, शायद फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पे अभी बैकलैश WWE का शो है, तो यहाँ पे थोड़े फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि जो बैकलैश इवेंट है यहाँ पर जॉन सीना हो सकते हैं। देखो अगर होंगे भी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि वो बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि क्या पता बस माइक लेके आ जाए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नहीं होगी। बाकी तो मैं आपको जॉन सीना के बारे में बता चुका हूँ कि उन्होंने बोला है कि अपना WWE का एक तगड़ा वाला फाइनल रन वो करने वाले हैं और इसको बहुत सीरियसली लेंगे। तो शायद अगर WWE को या फिर जॉन सीना को यहाँ से कुछ उसके बीज बोने हो तो क्या पता उस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे कुछ पता भी नहीं है कि क्या वो बैकलैश वाले शो में होंगे या फिर नहीं, तो ऐसा कुछ बहुत उम्मीदें मत लगाना, वरना डिसअपॉइंटमेंट के अलावा फिर कुछ मिलेगा नहीं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं इसी पैट मैकेफी के शो से हमको एक चीज पता चली, और कुछ दिन पहले मैं आपको बताया नहीं था कि निक खान ने अपने WWE के जो सारे शेयर्स है वो बेच दिए, ऐसी रिपोर्ट आई है। और मैंने आपसे बोला था यार ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि ऐसा निक खान क्यों करेंगे कि वो खुद ही कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। तो थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि भाई वो तो कंपनी चला रहे हैं, उनको तो पता है कि अगर कोई बंदा खुद कंपनी चला रहा है तो वो तो सबसे ज्यादा भरोसा करेगा कि भाई मैं कंपनी को ऊपर लेके जाऊंगा। तो पैट मैकेफी ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो भी तुमने बातें और रिपोर्ट सुनी है वो सारी की सारी BS है, यानी कि उसमें कोई भी सेंस नहीं है, वो सब बेकार है। निक खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इवन उसने अपने स्टॉक को जो है सेल पे कभी लगाया भी नहीं, उसका बेचे जाना तो फिर दूर की बात है। तो ये क्लैरिटी मिली और सुन के मुझे अच्छा लगा भाई, कि वरना अजीब सा लग रहा है निक खान जैसा बंदा भाई जो खुद कंपनी का प्रेसिडेंट है वो क्यों इसको बेच रहा है, क्योंकि इससे तो फिर लग रहा है कि अरे ऐसा तो नहीं कि बेच बाज के बंदा फिर निकल ले अपना भी और कंपनी जो है जारी हो गई, जैसे विंस मैकमैन के केस में हुआ था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है और निक खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोडी रोड्स ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में मुझे आपका ओपिनियन जरूर चाहिए। फिलहाल तो बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, बैकलैश से पहले ही कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स ये बोलते हैं कि जो भी रोमन रेंस ने किया अगर वो बहुत ग्रेटेस्ट चीज है और उसने सब कुछ बढ़िया काम किया, तो मैं कुछ ऐसा काम करने वाला हूं आने वाले टाइम में और करना चाहता हूं जो कि रोमन रेंस की हुई सारी चीजों से भी बड़ा हो। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट दी तो ऑब्वियसली ये ट्रिगर करने के लिए काफी था रोमन रेंस के फैन बेस को या फिर WWE के फैन बेस को, क्योंकि अगर आप देखो भी तो रोमन रेंस ने वर्क ही कुछ ऐसा किया कि अगर उससे बड़ी और सुप्रीम कोई चीज अभी के टाइम में बोलता है करने के लिए या फिर वो कहता है कि मैं वो कर देगा, तो वो थोड़ा सा भी पचाने में मुश्किल होता है। बस इसके बाद से जो सारे फैंस हैं उन्होंने बजानी शुरू कर दी कोडी रोड्स की, भाई तू तो अभी 2 हफ्तों का ही मेहमान हुआ है, अभी से तू जो है बोरिंग हो गया है। वैसे कोडी रोड्स के अंदर मैं देखो तो मुझे पैशन तो जरूर नजर आता है। बहुत बड़ा डाउट ये होता है बोलते हुए जब ये कहा जाता है कि कोडी रोड्स रोमन रेंस से भी ऊपर निकल जाएंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे याद है जब ये जॉन सीना और रोमन रेंस वाले कंपैरिजन भी होते थे तब भी ऐसा लगता था कि यार क्या ही रोमन रेंस क्या करेगा, मतलब ठीक है जॉन सीना तो क्या जॉन सीना ही है। अभी भी अगर देखो तो रोमन रेंस अलग लेवल है, जॉन सीना अलग लेवल है, उसे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इस पॉइंट पे कोडी रोड्स का ऐसा कहना थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यार हर कोई बंदा खुद तो पैशनेट होता ही है। अगर वो खुद ऐसी चीज बिलीव नहीं करेगा खुद में तो फिर वो करने के लिए कैसे जाएगा। बट आई थिंक पब्लिकली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा दबा के रखते हैं इस बात को, क्योंकि वैसे भी रोमन रेंस की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इतने टाइम से वो अभी ऑफ है टेलीविजन से, तो फैंस उनको देखना चाहते हैं। तो गलत टाइम पे गलत स्टेटमेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सही से नहीं आई। आप बताना आपको कैसा लगता है होगा, वैसे ये होगा भी या नहीं इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बात भी सच है। नेक्स्ट कोडी रोड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं और आई थिंक उन्होंने गिव अवे कर ही दिया है कि अपने 2 बड़े कौन से वो मेजर मैचेस करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया गुंथर का कि इस चैंपियनशिप को लेके वो गुंथर के सामने इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं एक चैलेंज के तौर पर मतलब कि वो चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखने की बात करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि दूसरा नाम है द रॉक का, जिनको वो फेस करना चाहते हैं अपने आने वाले रन के अंदर। और आई थिंक रॉक वाला मैच तो बहुत ही ज्यादा, गुंथर वाला तो होगा ही होगा वो तो पता ही है, और रॉक वाला मैच भी ऑब्वियस है क्योंकि कोडी रोड्स नहीं खुद रॉक भी इंटरेस्टेड है कि वो कोडी रोड्स के साथ मैच करेंगे। और उन्होंने तो बोला भी है जब मैं वापस आऊंगा तो फिर मैं सिर्फ तेरे लिए ही आऊंगा, और रॉक वापस भी आने वाले वो भी हमको पता है। तो ये भी इनएविटेबल ही है फ्यूड। और कहां हम सोच रहे थे रोमन रेंस और रॉक, अभी स्टोरी लाइन रॉक ने इतनी इंटरेस्टिंग बना दी कि फैंस का इंटरेस्ट कोडी रोड्स और रॉक के सिंगल्स मैच को देखने में भी है। और शायद हो सकता है वाला मैच अगर WWE कुछ अपने असली जो तरकश में से तीर है वो चला दे तो क्या पता 2024 साल में हो जाए रोमन रेंस का रिटर्न और उनका अगला मैच। तो इसके बारे में रिसेंट एक
सोर्स की तरफ से अपडेट आई है और उनका कहना यह है कि रोमन रेंस का मैच WWE ने प्लान किया है, टारगेट किया है अगेंस्ट सोलो सिकोआ एट समर स्लैम। तो पहला जो मैच रोमन रेंस अपना रिटर्न की बात करने वाले हैं वो मोस्ट लाइकली समर स्लैम में होने वाला है और इसका बहुत बड़ा रीजन भी है क्योंकि WWE समर स्लैम को एक्चुअल में बहुत बड़े समर स्लैम की तरह ट्रीट करने वाली है इस साल। वैसे भी उनका गोल यही रहता है क्योंकि साल के सबसे 4 बड़े शोज में से है, लेकिन इस बार WWE इसको और मेजर वे में देखने वाली है, स्पेशली जिस तरीके से WWE को रेसलमेनिया में सक्सेस मिली है। तो फिर शायद सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का जो मैच है वही बन रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें ये नहीं है कि मैच होगा, इंटरेस्टिंग ये है कि किस तरीके से इसको सेटअप किया जाएगा, क्योंकि अब तक जब तक रोमन रेंस वापस आएंगे ब्लड लाइन की पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। और जो हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है और ये आई है PW इनसाइडर की तरफ। सर PW इनसाइडर ये कहते हैं कि टामा टोंगा, जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ ये दोनों बंदे थे इस हफ्ते WWE के हेडक्वार्टर्स में। और जब ये चीज है तो इसका मतलब बहुत ऑब्वियस हो गया कि जेकब फाटू का बस डेब्यू होने ही वाला है। इनिशियली रिपोर्ट आई थी कि WWE इसको प्लान कर रही है इस अगले वाले वीक में, यानी कि जो वीक अब शुरू हो गया, फिर बाद में आगे नहीं शायद WWE इसको होल्ड कर सकती है, क्या पता है नेक्स्ट से भी लेकर जाए जेकब फाटू को। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर टामा टोंगा सोलो सिकोआ के साथ क्यों लेके आते। तो एडवांस में स्पॉइलर है, बस आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी जेकब फाटू का रिटर्न हो सकता है और वहां से फिर मजा कितना आएगा वो तो सब आपको पता ही है। बाकी कैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।